सत्ता क्या है? सत्ता जाएगी, सत्ता तो वापस आ सकती है। ठाकरे परिवार ही शिवसेना चलाएगा। वो ठाकरे परिवार कमजोर दिखाई दे रहा है। बकौल संजय राउत वो एक होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्या कांग्रेस एनसीपी से अलग हुआ जा सकता है? एनसीपी का कनाइवेंस था बीजेपी के साथ इस सरकार को गिरने देने में। कांग्रेस भी इस झंझट से मुक्त होने का रास्ता खोज रही है। शिवसेना अपनी जिद पूरी कर चुकी है, तो अब बीजेपी को सरकार 2.5 साल के लिए बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी से सियासी संकट है इस वक्त में। तो जो महाराष्ट्र में बगावत की गाड़ी थी वो सूरत टू गुवाहाटी पहुंची है और ऐसे में जो सरकार है महागाड़ी की उस पर संकट और गहरा गया है। कल तक ये लग रहा था कि एकनाथ शिंदे को मना लेंगे उद्धव ठाकरे। खुद उद्धव ने, रश्मि ठाकरे ने उनसे फ़ोन पर बात की थी, लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं। एकनाथ शिंदे के पास कल तक जो 27-28 विधायक थे वो आज संख्या 40 के पास तक पहुंच गई। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन 40 में 6-7 निर्दलीय हैं और बाकी शिवसेना के विधायक हैं। इस परिस्थिति में शिवसेना के सुप्रीमो यानी उद्धव ठाकरे के पास नंबर कम हो गए हैं। इन तमाम घटनाक्रम के बीच में संजय राउत अब से कुछ देर पहले एक बयान देते हैं, वो बहुत दिलचस्प है। उस बयान को मैंने 2-3 बार सुना बड़े ध्यान से। मैंने नोट किया किस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। संजय राउत आज कहते हैं उस कॉमन जनता बाइट में, जहाँ पे 5-6 कैमरे माइक उनके आगे लगे हुए हैं, कि सत्ता क्या है? सत्ता जाएगी, सत्ता तो वापस आ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सत्ता जाएगी, और क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी? महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर, लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। फिर वो कहते हैं पार्टी की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी होती है। फिर वो ये कहते हैं एकनाथ शिंदे के मामले में, पार्टी हम उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, पार्टी भी उनके लिए भी पार्टी को छोड़ना आसान नहीं होगा। ये शब्द संजय राउत के हैं एकनाथ शिंदे के लिए। अब इन शब्दों को अगर आप पकड़ें और इनको तोलें राजनीति के पैमाने पर, राजनीति के तराजू में, तो ये समझ में आता है कि संजय राउत दरअसल कहना क्या चाहते हैं। मैं इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ लोगों की बात की, कुछ पेपर में स्टोरीज पढ़ी, कुछ सोशल मीडिया पे जाके लोगों के कोट्स पढ़े, तो ये बात समझ में आ रही है कि सत्ता जाएगी, सत्ता तो वापस आ भी सकती है। संजय राउत यानी सत्ता मतलब अभी की सत्ता, यानी अभी हमारे पास नंबर नहीं है, हमारी सत्ता जा सकती है, सत्ता वापस आ भी सकती है। वापस आने के 2 तरीके हो सकते हैं कि शिवसेना का ये ब्लॉक जो 55 एमएलए का है वो इंटैक्ट रहे और इसमें बीजेपी का 106 का ब्लॉक इसके साथ जुड़ जाए, यानी शिवसेना और बीजेपी जो पुराने साथी हैं वो एक हो जाएं, तो सरकार बन जाएगी। 145 का जादुई आंकड़ा है, 106 और 55 मिलकर 160 के ऊपर हो जाते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है सरकार बनाने में महाराष्ट्र में इस गठबंधन को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बात वो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर वो ये कहते हैं कि पार्टी की प्रतिष्ठा, संजय राउत के शब्द हैं, पार्टी की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी होती है। पार्टी की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी? महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर, लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। इसका मतलब क्या है? शिवसेना जिसके पास 55 विधायक थे, उस 55 में से 33-34 विधायक आज बागी एकनाथ शिंदे के साथ हैं। संजय राउत के जो मुखिया हैं उद्धव ठाकरे, उनके पास महज 20-21 विधायक रह गए हैं। इस परिस्थिति में असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की दिखाई दे रही है। इस परिस्थिति में शिवसेना के जो पर्याय है कि ठाकरे परिवार ही शिवसेना चलाएगा, वो ठाकरे परिवार कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो पार्टी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए क्या एकनाथ शिंदे और संजय राउत, जिन्होंने करीब 1 घंटे तक आज फ़ोन पर बात की है, बकौल संजय राउत वो एक होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? क्योंकि कल एकनाथ शिंदे ने साफ कहा था, जो कि एकनाथ शिंदे के कैंप के हवाले से खबर आई थी उद्धव ठाकरे से बातचीत के बाद, कि कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ दो, शिवसेना के साथ आ जाओ, तो हम तमाम बागी विधायक शिवसेना के साथ जुड़ जाएंगे और हम बीजेपी और शिवसेना की मिलकर सरकार बनाएंगे, जो कि हिंदुत्व के रास्ते को आगे ले जाती है। ये घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब संजय राउत एकनाथ शिंदे से बात करते हैं, यानी बातचीत का दरवाज़ा खोल रहे हैं, यानी उनकी उस शर्त के आगे झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या कांग्रेस एनसीपी से अलग हुआ जा सकता है। 1 घंटे की बातचीत में और क्या बात हुई होगी? कैसे कांग्रेस और एनसीपी से पल्ला झाड़ा जाए। पल्ला झाड़ने का तरीका आ गया है सामने। मेरे सहयोगी मृत्युंजय जो कि मुंबई में है, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ब्रेक की है कुछ देर पहले, और वो ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे अपनी गृह विभाग से नाराज है। गृह विभाग
यानी दिलीप वलसे पाटिल, जिसके गृह मंत्री हैं। दिलीप वलसे पाटिल एनसीपी कोटे के मंत्री हैं, शरद पवार के नज़दीकी हैं। और नाराज़गी क्यों है सीएम उद्धव ठाकरे की कि हमारे 30-35 विधायक रातों रात मुंबई से लापता हो गए, किडनैप कर लिए गए, भगा दिए गए, चले गए, जिस भी शब्द का इस्तेमाल करना चाहें कर लें, और गृह विभाग को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को हवा तक नहीं लगी। ये कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे एनसीपी से, शरद पवार से नाराज हैं कि उनकी पार्टी की सरकार गिर रही थी और उनका गृह विभाग, उनका गृह मंत्रालय उस सरकार को बचाने की कवायद करता हुआ नहीं दिखाई दिया। अभी इतना ही कहा है, आगे जाकर अगर एनसीपी से नाता तोड़ना है तो कोई बड़ी बात नहीं। राजनीति में यह भी कहा जा सकता है कि ये तो जानबूझ के एनसीपी ने किया, क्योंकि एनसीपी के नेता जो हैं शरद पवार साहब, उनके मोटे तौर पर मोदी जी के साथ संबंध अच्छे बताए जाते हैं, यानी सरकार उन्होंने गिरने दी। यानी एनसीपी का कनाइवेंस था बीजेपी के साथ सरकार को गिरने देने में, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटाने में। तो ये ज़मीन भी तैयार हो गई है शिवसेना की एनसीपी और कांग्रेस से पल्ला झाड़ने की। तीसरी खबर जो जुड़ी हुई है, प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, प्रियंका गांधी के बहुत करीबी हैं। हालांकि महाराष्ट्र से उनका संबंध नहीं है, हिंदू गुरु के नाम पर टीवी पे आते थे, लेकिन आजकल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। और वो ट्वीट कर कर कहते हैं कि जिस ठाकरे परिवार ने कभी सत्ता को अपनी विरासत नहीं माना, उस ठाकरे परिवार के नेता को क्यों कुर्सी पर बैठे रहना चाहिए जबकि नंबर आपके पास नहीं है। और वो उद्धव ठाकरे के ऑफिशियल हैंडल को उस ट्वीट में टैग भी करते हैं, यानी साफ कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दें, नंबर उनके पास नहीं है। तो कांग्रेस भी इस झंझट से मुक्त होने का रास्ता खोज रही है, जैसा कि प्रमोद कृष्णम के ट्वीट से लगता है। प्रमोद कृष्णम इंडिविजुअल हैं, कांग्रेस पार्टी की आम राय नहीं है, पर यह राय इंपॉर्टेंट इसलिए रखती है कि प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के बहुत करीबी बताए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये ज़मीन तैयार हो रही है कि जो अभी 2.5 साल का गठबंधन चल रहा है, जिसके मुखिया उद्धव ठाकरे हैं, वो एनसीपी और कांग्रेस से पल्ला झाड़े। और जो 2.5 साल का फॉर्मूला आज से 2.5 साल पहले दिसंबर 2019 में तय हुआ था कि भाई 2.5 साल शिवसेना मुख्यमंत्री बन जाती है, 2.5 साल बीजेपी बन जाए, तो वो जो जिद थी शिवसेना की मुख्यमंत्री अपना बनाने की, वो 2.5 साल अभी 3 दिन पहले पूरे हुए हैं। तो जब 2.5 साल का टेन्योर पूरा हो चुका है शिवसेना का, शिवसेना अपनी जिद पूरी कर चुकी है, तो अब बीजेपी की सरकार 2.5 साल के लिए बना देते हैं। और उसमें जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि 106 और 55 जोड़ दें, शिवसेना और बीजेपी जोड़ दें, तो किसी और की जरूरत ही नहीं है। रामदास अठावले का बयान आ गया, वो लगातार कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे पर इस बात का दबाव था उनके तमाम शिवसेना के विधायकों की तरफ से कि आपको छोड़ देना चाहिए, हिंदुत्व के नाम पर पार्टी कमजोर हो जाएगी। माननीय उद्धव ठाकरे जी ने, संजय राउत जी ने कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने का निर्णय लिया था। ये निर्णय बहुत सारे एमएलए को और बहुत सारे नेताओं को मंजूर नहीं था, उनको बोल नहीं पाते थे। एकनाथ शिंदे जी का कहना यही है कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा करना है तो कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने जो पूरा नहीं होगा, उसके लिए बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा। इसलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी को बहुत बड़ा झटका बैठा है। और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने उद्धव ठाकरे के पूरे मुख्यमंत्री पद के बंद कर दिए धंधे, जिन्होंने उद्धव ठाकरे जी के राजनीति के बंद कर दिए धंधे, उनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे और जो सभी एमएलए है वो सारे हैं बाला साहब ठाकरे के बंदे। एकनाथ शिंदे और उनके सभी जो साथी है वो है सच्चे बाला साहब ठाकरे के बंदे। अभी वो नहीं रह गए अंधे। कल से लेकर अब तक जो ट्वीट और जो बाइट्स एकनाथ शिंदे ने दिए, वो उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला नहीं कर रहे हैं, वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की याद दिला रहे हैं, वो हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शिवसेना का पूरा धड़ा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ये तय करता है कि हमको हिंदुत्व के रास्ते पे जाना है, उद्धव ठाकरे का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आदित्य ठाकरे अभी अयोध्या होकर लौटे हैं रामलला के दर्शन करके। इन परिस्थिति में हिंदुत्व का रास्ता जो बनाए रखने की कोशिश करती हुई शिवसेना मजबूरी में दिखाई दे रही थी, वो शिवसेना खुलकर हिंदुत्व के रास्ते पर बैटिंग करे। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के दोनों धड़े शिव सैनिकों के जो है वो एक हो जाएं और पूरी शिवसेना की पार्टी की प्रतिष्ठा बनी रहे, शिवसेना एक समूचे ग्रुप के तौर पर रहे और 2.5 साल के लिए
देवेंद्र फडणवीस को, जो कि इस पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य बनकर उभरे हैं। राज्यसभा के चुनाव में भी और विधान परिषद के चुनाव में भी जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को उसकी औकात से ज़्यादा वोट दिलाए, इस एक राय से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएं, शिवसेना अपना डिप्टी सीएम ले ले, उद्धव ठाकरे 2.5 साल का टेन्योर पूरा कर चुके हैं, वो शिवसेना के सुप्रीमो बने रहें, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर हो जाएं, आदित्य ठाकरे जो चुनकर एमएलए बनकर आए हैं, जिनके पास 2.5 साल का मंत्री पद का अनुभव भी हो चुका है इस एमवीए की सरकार में, वो डिप्टी सीएम के तौर पर अगर एकनाथ शिंदे मान जाएं और आदित्य ठाकरे मान जाएं, तो क्योंकि आदित्य ठाकरे तो ठाकरे परिवार के हैं, वो तो जूनियर हो नहीं सकते, तो वो डिप्टी सीएम बन जाएं, देवेंद्र फडणवीस सीएम बन जाएं और एकनाथ शिंदे जिन्होंने इस पूरे व्यूह रचना को रचा है, जो कि सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं इस बगावत के, वो गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनको मिल जाए नई सरकार में। इस तरह का जोड़ तोड़, इस तरह की कवायद यहाँ दिल्ली में सियासी हलकों में शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के नेता जो कि बागी बनकर गुवाहाटी में इस वक्त बैठे हुए हैं, जिनके कुछ साथी, उनके ऑफिस बियरर्स जो हैं, उनके जो कलीग्स हैं जो उनके साथ गुवाहाटी में हैं, वो भी ये इशारा कर रहे हैं कि इस बात को लेकर समझाया जा रहा है उद्धव ठाकरे को कि एनसीपी और कांग्रेस से पल्ला झाड़ने का ये बेहतरीन मौका है, बीजेपी के साथ आने का बेहतरीन मौका है। और बीजेपी के साथ आने का फ़ायदा ये होगा, जो तमाम सेंट्रल एजेंसीज की जांच चल रही है, चाहे वो रश्मि ठाकरे के भाई पे हो, चाहे वो संजय राउत पे हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे पे हो, चाहे वो सुभाष देसाई पे हो, चाहे वो अनिल परब पे हो, जो कि ठाकरे परिवार के करीबी लोग हैं, वो तमाम जांच भी ठंडे बस्ते में जा सकती हैं। जैसे कि असम में हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ चली गई, जैसे येदियुरप्पा के खिलाफ जांच ठंडी हो गई। वहीं जो लोग बीजेपी के साथ आ जाते हैं, मुकुल रॉय के खिलाफ जांच ठंडी हो गई जब से वो टीएमसी छोड़ के वापस बीजेपी में आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये दबाव भी है इन तमाम विधायकों की तरफ से उद्धव ठाकरे पर कि भाई बहुत परेशान कर लिया गया जांच एजेंसियों के द्वारा, हमको बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए, हिंदुत्व के एजेंडे के नाम पर हम एक हो सकते हैं, इसलिए पार्टी बनी भी थी। और ये विन विन फॉर्मूला होगा जहाँ पर शिवसेना बीजेपी सत्ता में आ जाए, कांग्रेस एनसीपी के साथ मुखालफत हो जाए। और ये मैं इसलिए बार बार इस चीज़ को जोर दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव सर पे है। राष्ट्रपति के चुनाव के पहले मुझे ऐसा लगता है, मेरी सामान्य ज्ञान ये कहता है, मेरी जानकारी भी ये कहती है कि महाराष्ट्र में नई सरकार बन जाएगी और वो नई सरकार का स्वरूप कुछ वैसा ही होगा जैसा कि अभी मैं इशारा कर रहा था कि बीजेपी का मुखिया, शिवसेना का डिप्टी सीएम और महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो एकनाथ शिंदे को मिल जाए, क्योंकि वो इस पूरी बगावत के सबसे बड़े सूत्रधार के तौर पर सामने आए हैं। इसलिए ये जो महाराष्ट्र का घटनाक्रम है वो बहुत दिलचस्प मोड़ ले रहा है। तरह तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन जो मैंने कहा संजय राउत का आज का बयान और संजय राउत का कल का बयान जो उन्होंने जनता में दिया था, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और संजय राउत जब बोलते हैं तो संजय राउत के बोलने का मतलब है कि शिवसेना का आला कमान बोल रहा है, ठाकरे परिवार के सबसे करीबी आदमी हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे खून के उस क्या बोलते हैं ना, अपमान के उस घूंट को पीने को तैयार हो जाएंगे कि मैं अपनी कुर्सी छोड़ देता हूं और इसके नाम पर शिवसेना को एक कर लेंगे, शिवसेना एक हो जाएगी, बेटा डिप्टी सीएम बन जाएगा, तो ये जीत सबकी हो जाएगी, बीजेपी की भी, शिवसेना की भी। हारेगा कोई तो वो एनसीपी और कांग्रेस। धन्यवाद।